हे गाइस, होप सो यू आर डूइंग वेल। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें ड्रामे की फीमेल लीड निहान को दिखाया जाता है, जो कि अपने को एक्टर के साथ मिलके किसी ड्रामे की रिहर्सल करने में बिजी थी। टची डायलॉग्स को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। मम्मी पापा ने हमेशा की तरह आज फिर से इसकी ब्लाइंड डेट का अरेंज किया था और यहीं पे बैठे बैठे उसकी नज़र अपने पुराने लव पे भी पड़ती है, जो कि आज से 5 साल पहले उससे सेपरेट हो गया था। ये उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है, बट अनफॉर्चुनेटली सामने वाला पर्सन तो कोई और ही निकलता है। इसने परसों ली के आने का वेट किया था, उसी की याद में ना कोई बॉयफ्रेंड बना पाई है और ना ही आज तक कोई इसके दिल को पाया है। नियान के हर दुख दर्द से ओनली उसकी बेस्टी यूफे ही वाकिफ होती है। ये नियान की निस्बत बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग करती है। वो तो इसे समझाती भी रहती है कि अब ली को भूल भी जाओ, पता नहीं वो जिंदा भी होगा कि नहीं, लेकिन उसके दिमाग में कोई बात नहीं बैठने वाली थी कि मुझे यकीन है कि वो ज़रूर एक दिन मुझे मिलेगा। उसका दिया हुआ फ्लावर आज तक इसने संभाल के रखा होता है। आज अचानक उसमें कोई ख़राबी हो गई थी, तो फ्लावर पॉट को ठीक करवाने के लिए डायरेक्टर अंकल के पास आती है। वो भी कह देते हैं कि ये ठीक तो हो जाएगा, लेकिन जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ उसको सॉल्व सिर्फ और सिर्फ तुम ही कर सकती हो। ये एक एक्ट्रेस के साथ शो करना चाहते थे, बट वो नहीं मान रही थी। सो अपनी टेक्निक से उसे राज़ी करने को ही बोलने लगते हैं कि नियान वो सिर्फ तुम ही कर सकती हो। अब उस एक्ट्रेस का नाम शाओ था। ये भी कह देती है कि ओके ठीक है, एंड देन वहाँ से चली गई थी। नेक्स्ट इसे पार्टी में ही दिखाया जाता है, जहाँ पे कि इसे यकीन था कि शाओ ज़रूर मिल जाएगी। इनविटेशन कार्ड ना होने की वजह से उसे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा होता। ये परेशान होकर फ़ौरन से यूफी को कॉल मिलाती है। सो उसके थ्रू इसे अब इजली अंदर जाने की इजाज़त मिल गई थी। अचानक ही इसकी नज़र ली पे भी पड़ जाती है। ये उसे ढूंढने की कोशिश तो करती है, बट उसकी जगह पे उसकी टक्कर शाओ से ही हो गई थी। अब ली को छोड़ के ये फिर शाओ को ही खुद की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोलने लगती है, पर वो नहीं मान रही थी। इवन के इससे जान छुड़वाने के लिए उसने इसे बॉडीगार्ड्स के हवाले ही कर दिया था, इसे यहीं पे रोक के रखो। अब फिर नियान की मुलाकात ली से भी हो जाती है, जो कि अब एक बहुत ही बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बन चुका था और ये एक्ट्रेस उसी के ही अंडर काम करती है। ये उसे ली कह के मुखातिब करती है कि आखिरकार हम मिल ही गए, बट ली खुद को इसे लीटंग के नाम से ही इंट्रोड्यूस करवाता है और इसके सामने यूँ अनजान बनने की भी कोशिश कर रहा था कि जैसे कि वो नियान को जानता तक नहीं है। ये इस बात से बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। शाओ ने इसके कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को पानी में फेंक दिया था कि ये जाके ले आओगी तो मैं तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए मानूंगी। इसे स्विमिंग करना तो बिल्कुल नहीं आता था, फिर भी अब उससे साइन करवाने के लिए पूल में नियान ने छलांग लगा दी थी। ये बात ली अच्छे से जानता था। वो अपने फ्रेंड जियांग हाओ को से बचाने जाने को कहता है। सो इस तरह से ये डूबने से बच गई होती है। अभी भी उसके सामने स्ट्रेंज बनने लगा था। खैर इसने टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो शाओ भी इसकी कंपनी के साथ शो करने को मान जाती है कि मैं अपने वर्ड से कभी भी नहीं फिरी हूँ। वापसी पे रेन भी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी तक नियान को टैक्सी नहीं मिली होती, तो वो फिर रोड पे ही बैठ के पास्ट की मेमोरीज में ही खो गई थी कि कैसे वो एक दफ़ा बहुत ही बुरी सिचुएशन में फंस गई थी। तब ली ही उसकी जान बचाने के लिए आया था। इन दोनों का वो फर्स्ट इनकाउंटर था। ली तो तब किसी गैंग के अंडर ही काम करता था, जानता था कि यहाँ के लोग कितने बदतमीज़ हैं, इसलिए नियान की जान और इज्जत दोनों ही बचाने की खातिर वो उसे अपनी प्लेस पे ही लेके आ गया था। ये उसे खुद से दूर रहने को बोलने लगी थी, बट वो अपने को वर्कर से वाकिफ था, इसलिए उसे नियान को टच किए बिना यूं प्रिटेंड करना पड़ा कि जैसे दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। ये वाला सीन तो वो सभी लोग बाहर से खड़े देख रहे होते हैं, इसलिए नियान की जान छोड़ते हुए फिर वहाँ से चलते बनते हैं। ये भी इतने में ऊपर से उठ गया था। ये सब सोचते सोचते नियान अपने होशो हवास में अब वापस आ चुकी होती है। ली जो कि इधर से ही शाओ को लेके जा रहा था, अब वो इसे लिफ्ट देने को बोलता है, पर ये तो साफ मना कर देती है। वो अगर हार्ड बनने की कोशिश कर रहा था तो ये भी नियान थी। वो भी खैर चला जाता है। अब रास्ते में ही शाओ ली पे लाइन मारने की कोशिश करती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ फ्रंट सीट पे आके बैठ जाऊँ। उसने कभी किसी लड़की को इतनी छूट नहीं दी थी कि अपने साथ वाली जगह पे बिठा सके, तो शाओ क्या चीज़ थी, इसलिए साफ मना कर देता है।
डायरेक्टर अंकल जो कि पॉट में से फ्लावर्स बाहर निकालते हैं तो उन्हें वहाँ पे सिक्के में से एक चिप मिलती है जिन्हें कि वो अपने फ़ोन में लगा के देखते भी हैं, पर आगे से कुछ भी समझ ना आने पे फिर वो खुद ही उसे संभाल के रख देते हैं कि मैं बाद में नियान को दे दूँगा। नियान तो फिर जूही को बता दिया था कि वो ली से 5 साल बाद मिली है और वो साहब हैं कि उन्होंने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। पता नहीं वो ली है भी सही या जस्ट कोई और होने का प्रिटेंड कर रहा है। ये तो फिर सच जान के ही रहेगी। अगले दिन ये फिर से एक ब्लाइंड डेट पे गई होती है तो नेक्स्ट पर्सन कोई और नहीं बल्कि ली थिंग ही था। ये उसे देख के एकदम शॉक्ड रह जाती है कि तुम यहाँ पे कैसे आए। इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि पिछली ब्लाइंड डेट पे वाकई में नियान की नज़र लीतिंग पे ही पड़ी थी। बस ये उस वक्त चुप गया था। उसने एक्चुअली में इसे किसी और लड़के के साथ जो देख लिया था तो इसलिए उसकी ब्लाइंड डेट ख़राब नहीं करना चाहता था। उससे मिला ही नहीं। वो समझी थी कि शायद उसे कोई गलत फहमी हुई थी। स्टिल वो इसके सामने काफ़ी कोल्ड बन रहा होता है कि जैसे कि अभी भी वो कोइंसिडेंटली ही मिले हों। ये तो यहाँ पे उसे काफ़ी रूडली बात करने लगी थी कि गर्लफ्रेंड के होते हुए फिर मेरे साथ ब्लाइंड डेट पे आने की क्या ज़रूरत थी मिस्टर ली तेंग। अब यहाँ पे इसका इशारा तो साफ साफ शाओ की तरफ ही होता है। अब ये बात तो वो भी समझ रहा था और ये समझ रही होती है कि शायद वो लीतिंग की गर्लफ्रेंड है। ये उसे यकीन दिलाता है कि वो मेरी जस्ट क्लाइंट है, इसके अलावा हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। वो तो इसे इसके बाद घर ड्रॉप करने ही जाने लगा था। ये जैसे ही यहाँ पे उसके साथ बैठने की बजाय बैक सीट पे बैठती है तो वो उसके पास आके उठा के फ्रंट सीट पे ही लाया था। मीन के यहाँ पे बैठने का हक सिर्फ उसने नियान को ही दिया हुआ था और किसी को नहीं। वो तो इसके इस बिहेवियर को देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाती है कि वैसे मान नहीं रहा है लेकिन है तो ये ली ही, और ऊपर से रिएक्ट यूँ कर रहा है कि जैसे कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। वो एक दफ़ा फिर से कहती है कि अगर तुम्हें मुझ कुछ बताना है तो बता सकते हो, लेकिन वो तो बिना जवाब दिए वहाँ से चलता बनता है। ऊपर से नियान के मम्मी पापा भी ये देख रहे होते हैं। उन्हें तो ली काफ़ी पसंद आया था कि हो ना हो इसमें कोई तो ख़ास बात ज़रूर है जो कि वो हमारी बेटी को घर तक छोड़ने के लिए आया, वरना ऐसा करने की इजाज़त तो नियान ने आज तक किसी को भी दी नहीं थी। मम्मी पापा उसे देख रहे थे, इस बात का अंदाज़ा नियान ने भी लगा लिया था। ये तो अब ली के क्लोज जाके उसे जानना चाहती थी, इसलिए जानबूझ के उसने अपने मेकअप का कुछ सामान उसकी गाड़ी में ही गिरा दिया था कि वो लौटाने के लिए ज़रूर वो मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हालांकि तब ली ने उसे ऐसा करते देख भी लिया था, फिर भी वो नियान को मैसेज कर देते हैं कि कल जो लोकेशन मैं सेंड कर रहा हूँ वहाँ पे आ जाना। उधर तो आज कोई एग्जीबिशन ही होती है। शाओ भी यहाँ पे आई हुई थी। अब नियान को थोड़ा सा वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा होता है तो ये देख के शाओ तो जल भुन के राख हो जाती है। सारे गार्ड्स इसका अच्छे से वेलकम करते हैं। ये तो वही थे जिनसे कि इसकी मुलाकात उस दिन पार्टी में हो गई थी। इवन कि यहाँ पे वो लोग तो नियान को सिस्टर इन लॉ भी कह रहे होते हैं तो ये हैरान होती है कि आप लोग मुझे ऐसा तो मत बोलो। अब इसके आने से पहले लीतिंग ने तो अपनी स्पीच कंप्लीट कर ही ली होती है। सो इसके बाद ही वो इसे बाहर चलने को बोलता है। मेकअप वापस करने पे नियान उसे थैंक्स कहने के साथ साथ अपना बॉयफ्रेंड बनने को भी बोलने लगी थी। ये भी कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी ये टेस्ट करना चाहती हो कि मैं तुम्हारा पुराना लवर हूँ या नहीं। चलो ठीक है, फिर देखते हैं तुम ये जान पाती हो या नहीं। यूफी को गाड़ी पार्क करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। ये सीन जियांग ने देख लिया था, वो आके इसकी हेल्प कर देता है। यूफी को तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगा था, यूँ मानो कि उसका ड्रीम बॉय। अब वो उसका नंबर लेने की ट्राई कर ही रही होती है लेकिन तभी जियांग को इमरजेंसी में वहाँ से जाना पड़ जाता है। ये तो अपने ड्रीम बॉय के बारे में आके नियान को भी बता देती है कि काश मुझे उसका नाम तो मालूम हो जाता। हम इधर ही अचानक नियान को लेटे लेटे एक शरारत सोचती है कि अगर ली तेंग सच नहीं बता रहा है कि वो ली है तो उसकी बॉडी पे स्कार तो ज़रूर ही होगा, तो इस तरह मैं पता चला लूँगी। पास्ट में एक दिन ली पे किसी ने अटैक कर दिया था तो तब उसकी बैंडेज नियान ने ही की थी। अभी तक उसकी बॉडी पे वो वाला निशान तो होगा, तो बस ये उसकी बॉडी ऐसे ही चेक करके प्लान्स बनाने लगी थी कि अब देखते हैं कि क्या होता है। दूसरी तरफ जियांग और ली एक कॉइन को लेकर ही बात कर रहे होते हैं कि उसमें जो चिप है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कुछ दिन पहले उन्हें लोकेशन तो मिली थी कि वो किसी ने अपने फ़ोन में डालने की कोशिश की थी, लेकिन अचानक निकालने पे उन्हें पता ही नहीं चल पाया था कि उसकी एक्चुअल प्लेस कहाँ पे है।
अब हमें ये भी मालूम होता है कि ली नियान के क्लोज जस्ट वो कॉइन लेने के लिए ही गया था, क्योंकि उसमें माफिया गैंग्स का कुछ डाटा कलेक्शन ही होता है। जब तक नियान के वो पास है उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये खुद भी उससे दूर इसलिए ही तो रह रहा था कि कहीं मेरी वजह से गुंडे लोग नियान को ही ना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। अभी भी ये जस्ट कॉइन लेके फिर से नियान की लाइफ से चले जाने का ही डिसाइड कर चुका था। आज तो नियान की डेट ली के साथ होती है। ये बात मम्मी पापा भी जानते थे, वो इस पे नज़र भी रखे हुए होते हैं। जैसे ही अब ली के साथ एक क्यूट सी छोटी लड़की को देखती है तो ये समझती है कि शायद ये इसकी बेटी होगी। वो उसे कंफर्म कर देता है कि नहीं, ये उसके फ्रेंड जियांग की बेटी है। इसे पार्क जाना था तो वो इसलिए मैं इसे साथ लेके आ गया। तीनों को अब पार्क में ही दिखाया जाता है जहाँ पर ये मिलकर खूब सारी मस्तियाँ करते हैं। अब इसे तो जस्ट कंफर्म करना ही था कि ये ली है कि नहीं, इसलिए जानबूझ के उसकी शर्ट पे पानी गिरा देती है और उसे वाइप करने के चक्कर में इसने उसका स्कार देख ही लिया था। ये सब देख के ना वो बेचारी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है कि अगर ये ली है तो फिर ये बात मुझसे क्यों छुपा रहा है। शिंग के जैसा ड्रेस तो इधर ही यूफी ने भी पहना होता है, ऊपर से उसका क्राउन भी नीचे गिर के टूट गया था। तो उसके रोने की आवाज़ सुन के ली और नियान दोनों ही उसके पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे यूफे तो अपनी शूटिंग करवाने के लिए आई थी, ली तो उसे चुप कराने के लिए साइड पे ही लेके चला गया था। यूफे के पूछने पे ये उसे बता देती है कि शिंग एक्चुअली में ली के फ्रेंड की ही बेटी है और मुझे अब पता चल भी गया है कि ये मेरा क्रश ली ही है। अब पास्ट में जैसे कि सेफ्टी के लिए इसने उसे टेक्निक्स वगैरह बताई थी, अभी तक नियान को वो याद होती हैं। इसके पास कॉइन देख के ली को तो अंदाज़ा हो ही जाता है कि ज़रूर चिप वाला कॉइन भी इसने अपने घर में ही संभाल के रखा होगा। वो तो फिर से सही से निशाना लगाने के लिए जैसे ही इसके क्लोज आता है तब तो नियान की हार्ट बीट बहुत ही फास्ट हो गई थी। अब दोनों ये गेम खेलते खेलते जीत गए थे, जिसकी वजह से शिन को तो टेडी बियर मिल ही जाता है और वो यहाँ पे नियान को थैंक यू बोलने लगी थी। मीन के नियान ने इस लड़की के दिल में जगह बना ही ली होती है। वापसी पे शिंग तो सो गई होती है तो इसलिए वो उसे घर छोड़ने के लिए आ चुके होते हैं। ली ने तो यहाँ पे नियान को एक दफ़ा फिर से शिंग के साथ टाइम स्पेंड करने का बोला था कि तब तुम इसे आराम से पियानो प्ले करना सिखा देना, इसे शौक है। लेकिन ये मना कर देती है कि मैं कैसे सिखाऊंगी, मुझे तो वो खुद इतना ख़ास चलाना नहीं आता है। ये अब उसे फिर मेंटल हॉस्पिटल ला के एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताता है कि यहाँ पे मौजूद लेडी असल में शिंग की बायोलॉजिकल मॉम है और उसके जो डैड थे वो एक मिशन में बहुत पहले मारे गए थे। उसके बाद ही अपनी बेटी को भूलने के साथ साथ इनकी ये कंडीशन हो गई थी। तभी फिर जियांग ने शिंग को अडॉप्ट करके उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले ली थी। उस बच्ची को फिर पियानो प्ले करने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, क्या तुम उसकी हेल्प कर दोगी? अब तो नियान फ़ौरन से मान जाती है कि ठीक है, बिल्कुल मैं कर दूंगी। ली को चिप चाहिए होती है तो अगले दिन नियान को पिक करने के लिए खुद ही उसके घर पहुंच जाया होता है। मम्मी पापा को किसी काम से जाना था तो इसलिए वो इसे इधर ही छोड़ के चले जाते हैं। नियान अभी तक रूम में ही होती है तो वो यहाँ से नहीं निकली थी, तो पीछे से ये घर की तलाशी लेते वक्त इसे बहुत सारे कॉइन्स मिल तो जाते हैं, बट जो चीज़ उसे चाहिए थी वो तो यहाँ पे होती ही नहीं है। नियान के कदमों की आहट सुन के ये फिर से अपनी सीट पे आके बैठ गया था। सो इस तरह से उसे कोई भी शक नहीं हो पाता है। ये उसे जल्दी से रेडी होने को कह के बाहर आ जाता है। वो भी फिर तैयार होके आ ही चुकी होती है। ये पूछना तो चाह रही थी कि ली तुमने मुझसे ये झूठ क्यों बोला था, मीन की अपनी आइडेंटिटी मुझसे क्यों छुपाई है, लेकिन बहुत सोचने के बाद भी इसे नहीं पूछती है। वह फ़िलहाल के लिए तो इस बात को उसने इग्नोर ही कर दिया था। वो रास्ते में ही सो गई थी तो जब उसकी आँख खुलती है तो ये उसे थिएटर के बाहर ही लेके आ चुका था। वो एक्चुअल में यहाँ पे पियानो ही लेने के लिए आई थी। उसके पीछे पीछे ली भी इधर ही आ चुका होता है कि इसका मतलब कोई अगर इसके घर में नहीं है तो ज़रूर यहीं पे होगा। नियान के कॉलीग्स की भी इस पे नज़र पड़ ही चुकी होती है। अब जोंग के डायरेक्टर अंकल भी आ गए थे तो वो इसे खाने पे इनवाइट कर लेते हैं। अब वो इनसे बातें करते वक्त उसे मालूम हो चुका होता है कि नियान का फ्लावर पॉट इन्हीं के पास मौजूद है। इतने में उसे ये भी याद आ गया था कि उसने वो कॉइन इसी पॉट में ही डाला था। सो इसलिए कुछ दिनों के लिए वो नियान से ये पॉट उधार ले लेता है, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, उसी ने ही तो इसे दिया था। वैसे भी गिफ्ट उसने दिया था तो इसलिए वो मना नहीं कर पाती है। बस इसका मिशन सक्सेसफुल। घर आके वो इसकी छानबीन करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन कॉइन तो उसे कहीं भी नहीं मिलता। आखिर को अंकल ने वो कहीं और जो संभाल के रख दिया था।
अभी भी फिर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। एंड देन जियांग से यही कहने लगा था कि मुझे फिर से डायरेक्टर के पास जाके वो कॉइन उनसे मांग ही लेना चाहिए। ये दोनों अभी यहाँ पे बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में ऊपर से शिंग भी आ जाती है कि मुझे तो मेरा न्यू क्राउन चाहिए, पिछले वाला तो टूट गया था। जियांग कह देता है कि डोंट वरी, वो जल्दी मैं तुम्हें ला के दे दूंगा। अब जिस लेडी ने अभी अभी वही वाला क्राउन बाय किया था वो कोई और नहीं बल्कि यूफे ही होती है। तो इस तरह से फिर से इन दोनों की मुलाकात हो ही चुकी थी। वो तो अपने ड्रीम बॉय को देख के खुश होने लग जाती है और उसे कहने लगी थी कि आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है तो क्या तुम आओगे। वह इससे पहले कि फिर से उसे नंबर ले पाती, उस बेचारे जियांग को इमरजेंसी में यहाँ से जाना ही पड़ गया था। ये बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। अब यूफे की बर्थडे पार्टी में ली भी इनवाइटेड ही होता है। ट्रूथ और डेयर गेम खेलते वक्त नियान को ली को किस करने का ही डेयर मिलता है। अब यहाँ पे ली खुद ही इसकी हेल्प करने लगता है तो फिर न जाने क्या सोच के पीछे हो गया था। अब वो नियान की बजाय पनिशमेंट के तौर पे खुद ही ड्रिंक करने लग जाता है। यहीं पे हमें एक और लड़की वाशा को भी दिखाया जाता है जिसकी नियान और ली दोनों पे ही नज़र होती है। एक्चुअली में ली के साथ साथ ये भी कभी गैंग की मेंबर हुआ करती थी, तब से ही उसे ली बहुत ज़्यादा पसंद था। लेकिन वो नियान को लाइक करता था, ये बात इसे हजम नहीं हो रही थी, ना तब और ना ही अब। यूफे बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है कि मेरे बुलाने पे भी मेरा ड्रीम बॉय आया ही नहीं है। शिंग की तबीयत ख़राब थी इसलिए वो बेचारा नहीं आ पाया था। अब ये बात यूफे को कौन समझाए, वो तो गम में बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर कर के टुन्नी हो चुकी होती है। उसे छोड़ने के बाद नियान ली से उसकी पसंद का पूछने लगी थी कि वैसे तुम्हें किस तरह की लड़कियां पसंद है। उसके माइंड में सिर्फ और सिर्फ नियान ही होती है। ये तो कब से उसे लाइक करता आ रहा था लेकिन कभी कन्फेस कर पाया ही नहीं। अभी भी वो उसके क्लोज आता तो है कि जैसे कि उसे किस करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर न जाने क्या सोच के पीछे होने लगा था। इसी के साथ ही सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है कि कैसे नियान पे कुछ गुंडे लोगों ने अटैक कर दिया था। तब ली ने आके उसकी जान बचाई थी और ये भी कहा था कि अगर तुम सरवाइव करना चाहती हो तो जो मैं कहता हूँ बस वही करो, और फिर उसे उठा के वहाँ से लेकर चला गया था। अब फिर बैक टू दी प्रेजेंट, नियान ली के क्लोज जाना चाहती थी तो यूफे उसे कुछ टिप्स बताने लगती है कि अगर वो करने पे ली ने तुम्हें किस कर ली तो समझ लेना कि वो ज़रूर तुम में इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ ली को दिखाया जाता है जो कि अभी भी नियान के बारे में ही सोच रहा था कि उनके साथ रहते हुए कैसे वो दिन ब दिन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला गया। इस बात की खबर भी उसे ना हुई कि वो तो कम्प्लीटली उसके प्यार में डूब चुका था। अब फिर नियान की सेफ्टी के लिए ही वो कभी उसके करीब जा ही ना पाया। अब अगले दिन नियान का शो देखने के लिए आया होता है, इसलिए डायरेक्टर से कॉइन भी मांगने लगा था कि मुझे वो चाहिए जो कि नियान का आपके पास है। वो भी फिर कह देते हैं कि ठीक है। एंड देन इधर ही हमें वाशा को भी दिखाया जाता है। इस मैडम को भी वही वाला कॉइन चाहिए था। अब पता नहीं उसे कैसे मालूम हुआ था कि वो तो डायरेक्टर के पास है, और उसमें वो वाली लगी चिप तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। अब डायरेक्टर जैसे ही वो लेने के लिए जाते हैं तो गलती से उनसे वो वाला कॉइन नीचे गिर जाता है, और बस इसी बात का फ़ायदा उठा के वाशा मैडम तो वो एक्सचेंज कर लेती है। सो इस तरह ली को रॉन्ग कॉइन ही मिल गया था और इस बात की उसे खबर ही नहीं होती। इसके बाद ही ली नियान को कॉन्ग्रेट्स कहने के लिए आता है क्योंकि उसका आज का शो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया था। अब नियान ने आज का दिन इसके साथ ही स्पेंड करने का डिसाइड कर लिया होता है। दोनों को फिर घूमने जाते ही दिखाया जाता है और यहाँ पे एक दूसरे के काफ़ी क्लोज भी आ गए थे। पिन के साथ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अली तो इसे अपने हाथों से खाना भी खिलाने लगा था। सो स्वीट ना। इसके बाद नियान के कहने पे वो इसे बचने के लिए कुछ ट्रिक्स वगैरह सिखाने के लिए भी लेके आता है। इसी बीच दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ये तो अब यहाँ पे हार्ट बीट फास्ट होते ही साइड पे हो गई थी। बाद में जैसे ही ट्रेनिंग के बजाय इसे हक करती है तो वो इसे टफ रहने को बोलता है। इसी दौरान ही अब यहाँ पे पाँव स्लिप होने की वजह से इससे पहले कि नियान गिरती, ली भी उसे पकड़ने के चक्कर में खुद ही उसके ऊपर गिर जाता है। अब मज़ीद अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था तो इसलिए फ़ौरन से नियान को किस कर लेता है। वो सरप्राइज़ माशा ली की सोचों में गुम बैठी थी कि कैसे पास्ट लाइफ में नियान ने आके उसे ली से दूर कर दिया था। हर वक्त बस वो नियान को ही प्रोटेक्ट करता रहता था और इसी बात से इसको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। बस तभी से ही इसने उन दोनों को ही अलग करने का प्लान बना लिया था। अभी भी कुछ ना कुछ तो सोच ही रही होती है।
उस किस को लेके ये तो आज सारा दिन उसी के ख्यालों में ही खोई रहती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसा सा हाल हमारे हीरो का भी होता है। अब बैड न्यूज़ ये कि डायरेक्टर के दिए हुए कॉइन में तो चिप मौजूद थी ही नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब क्या करेंगे। तभी माशा उसे कॉल करती है कि तुम्हें अगर चिप वाला कॉइन चाहिए तो जहाँ पे मैं तुम्हें बुला रही हूँ बस वहीं पे आ जाना। और इसके बाद अपने बारटेंडर फ्रेंड से कह के नियान को कॉल करवाती है कि मैं एक रिपोर्टर हूँ, मुझे आपका शो बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो इसलिए मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, तो हमारे बताए हुए एड्रेस पे पहुँच जाना। इसके साथ साथ यूफे भी आई होती है। दोनों ही इधर बैठी उसी रिपोर्टर के आने का वेट कर रही होती हैं। तो तभी अचानक इनकी नज़र ली पे पड़ जाती है। उसे देख के हैरान थी और इधर इसे फॉलो करना स्टार्ट कर देती हैं कि आखिर ये किधर जा रहा है। उसका वेलकम बाशा बड़े ही रोमांटिकली तरीके से करती है। वो बस चाहती थी कि ये सीन नियान देख ले और ली की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए। ये तो आते ही उससे चिप मांगने लगा था कि देखो मुझे दे दो वरना फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसी दौरान ही ऊपर से नियान भी आ जाती है। उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी। वो तो वाशा को पहचानती थी इसलिए कह देती है कि तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो कभी भी मुझे और ली दोनों को अलग नहीं कर सकती हो। मैं जानती हूँ ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग ही है। यूफे ने तो ली को वार्न कर दिया था कि आज तो हो गया, लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मेरी बेस्टी के अलावा कहीं और गए ना तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। ये सब कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब कोइन की बात सुन के नियान की क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी। वो डायरेक्टर से इस बारे में पूछने के लिए आती है कि क्या आपसे ली कुछ लेके गया था, तो वो साफ मुकर जाते हैं कि नहीं। तो इधर से उसका काम नहीं बन रहा था तो इसलिए अब जियांग को ड्रंक करके कोइन की वाली बात उगलवाने का सोच लिया होता है कि वो तो ली का बेस्ट फ्रेंड है ना, उसे तो ज़रूर मालूम होगा सब कुछ। चलो इसी बहाने यूफे की भी जियांग से मुलाकात हो ही चुकी होती है। अब उसे पता चल गया था कि ओहो तो ये है फ्रेंड एक्चुअली में ली का। नियान का प्लान तो फ्लॉप ही हो जाता है। जियांग के बजाय उल्टा उसकी बेस्टी यहाँ पे टुन हो चुकी थी। अब उसकी बातों से जान गई थी कि ये तो एक्चुअली में इसे पसंद करती है, तो इसी वजह से ही इन दोनों को अकेले में ही टाइम स्पेंड करने के लिए वो इसका ख्याल रखने का कह के खुद तो फरार हो जाती है। इसकी आंख सुबह जियांग के घर पे ही खुली थी तो ये अब फिर इमेजिन करती है कि रात को ज़रूर मेरे और जियांग के बीच तो कुछ हुआ ही होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। सामने से शिंग उसे और ये शिंग को देख के दोनों ही चीखें मारना स्टार्ट कर देती हैं। जियांग ऊपर से आके दोनों को काम डाउन रहने को बोलता है। अब यूफे को मालूम हो जाता है कि शिंग तो जियान की ही बेटी है। इनके बीच तो ब्रेकफास्ट के दौरान ही फाइट होती ही रहती है। शिंग को यूफे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। यूफे सब जानते हुए भी जियांग को अपना बॉयफ्रेंड बनने को बोलती है, लेकिन वो तो साफ मना कर देता है। वो नहीं चाहता था कि शिंग ने इसे पसंद नहीं किया है तो ऐसे ही खामखा में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा ही होता रहेगा। ये परेशान कि क्या मैं रिजेक्ट हो चुकी हूँ। कोइन की सच्चाई नियान ली से पूछती है। वो गुस्सा कर जाता है कि तुम्हारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है तो इसलिए पूछो भी मत। ये अपसेट ही हो गई थी। अचानक ही वाशा इसे कॉल करती है कि अगर तुम्हें कोइन चाहिए तो मेरे बताए एड्रेस पे आ जाओ। इसने तो उसकी लोकेशन ली को भी सेंड कर दी थी कि इसे भी पता होना चाहिए ना कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में नियान वाशा से मिलने आ चुकी होती है। ये अब फिर उसे भड़काने की कोशिश करने लगी थी कि ली तुमसे लव नहीं करता। उसने तो तुम तक अप्रोच इसलिए हासिल की थी क्योंकि उसे कॉइन हासिल जो करना था। वो तो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं होती है कि तुम झूठ बोल रही हो। इवन कि उसने इससे कॉइन भी ले लिया था। इतने में ली अपने फ्रेंड्स को लेके पहुंच जाता है। अब वाशा साहिबा तो वहाँ से भाग निकलती हैं। यह उसे कॉइन देने के साथ साथ पूछती भी है कि क्या वो सच कह रही थी कि तुमने मुझ तक अप्रोच जस्ट ये लेने के लिए की थी। वो तो आगे से कोई भी जवाब नहीं देता, बस चुप ही रहता है। अब ये सब देखते हुए वो तो इमोशनल होती हुई यूफे के पास ही आ गई थी। अब उसे भी सारी बात का बता देती है कि ली मुझसे लव नहीं करता। अब उसे क्या पता कि वो बेचारा खुद किस कंडीशन से गुजर रहा था। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उसे किसी लड़की से बहुत ज़्यादा लव हुआ था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वो चाहते हुए भी उसे नियान को खुद से दूर करना पड़ रहा था। माफिया के लोग बहुत बुरे थे। अगर पास्ट में बड़ा डॉन मर भी गया था तो क्या फ़ायदा, उसका छोटा बेटा तो जिंदा था। यूफे तो इधर अपनी और नियान दोनों की ड्रंक फोटोज़ इन्हें सेंड कर देती है। ये भी फिर उन्हें लेने के लिए बारी पहुंच आए होते हैं। ली नियान को संभालता है जबकि जियांग को यूफे की ही केयर करनी पड़ गई थी। नियान को लेकर जाते वक्त ली ने इसे कह दिया था कि यूफे का ध्यान रखना और फिर खुद ही इसे लेकर चला जाता है। जब इसे होश आता है तो ये ली को खुद से दूर रहने को बोलने लगती है कि वैसे भी मुझसे तो तुम लव नहीं करते हो तो मेरा ख्याल रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
ये कह के उस पर अच्छा खासा गुस्सा निकालती हुई वहाँ से चली गई थी। अब इस बेचारे को उसे मनाना तो था ही सही। अब की बार फिर से जियांग यूफे को अपने घर ही लाया था। खाना खाते हुए शिंग इसे अपने डैड से दूर रहने को कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है और फिर आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ेस बना के हमारे घर रोज़ाना मत आ जाया करें। ये सुन के इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगले दिन जैसे ही ये घर से काम पे जा रही होती है तो एक टैक्सी वाला नियान को साथ चलने को कह रहा था। गाड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी तो इसलिए वो बेचारी भी बैठ जाती है। रास्ते में उसकी चालाकी की खबर इसे मिल चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ भी करने की कोशिश करता ये उसकी धुलाई कर देती है। अब फिर तभी कुछ टेक्निक्स जो कि अभी अभी ही इसे ली ने बताई थी ये बस उन्हीं का इस्तेमाल करके उसकी दुर्गत बना देती है। अब यूफे को जैसे ही खबर मिली थी कि उसकी फ्रेंड हॉस्पिटल में है फ़ौरन से उसके पास ही पहुंच आई होती है। उसे तो अपनी फ्रेंड की बहुत ही चिंता हो रही थी और उसे कहती है कि डोंट वरी मैं तो ठीक हूँ। जैसे ही जियांग ली को बताता है कि कैसे नियान पे एक रेपिस्ट ने अटैक किया था, इवन कि उसे पुलिस भी पकड़ के लेके गई है। वो तो ये सब सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा कर जाता है कि ज़रूर ये काम वाशा का ही होना है। आखिर वो खुद को समझती है क्या है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। यूफे तो अपनी बेस्टी के लिए बॉडीगार्ड हायर करवाने के लिए ली की एजेंसी ही पहुंचाई होती है। अब यहाँ पे वो नोट करता है कि जैसे कि इसकी नज़रें तो जियांग पे ही टिकी हुई हैं, तो ये सब देख के ना ये भी कह देता है कि आपको भी तो अपने पर्सनल बॉडीगार्ड की ज़रूरत है। आप जियांग को रख लो, बाकी मैं खुद ही नियान का ख्याल रख लूँगा। नेक्स्ट वो नियान के पास ही पहुंचा हुआ था कि तुम्हारी बेस्टी ने मुझे हायर किया है, सो अब से मैं तुम्हारा पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है तो अब तुम पीछे मुड़ भी नहीं सकती हो। वैसे भी अगर तुम मुड़ी भी सही तो तुम्हें बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे जो कि ऑब्वियसली सी बात है तुम नहीं दे सकती हो। उसे भी मजबूरी में इसे एक्सेप्ट करना पड़ गया था। वो तो हर वक्त इससे चिपका रहता है। इवन के एक गैजेट भी दिखा के कहने लगा था कि ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए एकदम मस्त रहेगा। इससे शौक दे के अगले को तुम बेहोश कर सकती हो, इवन कि उसकी जान भी ले सकती हो। दूसरी तरफ यही वाली चीज़ जियांग यूफे को भी दिखा रहा होता है। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ इसी पे ही होता है। वो जियांग पे ही ये अप्लाई कर देती है। वो बेचारा कह भी कुछ नहीं सकता था। यही अब कहने लगता है कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही उसी बैड बॉय पे भी अप्लाई करना जो कि तुम पे अटैक करने की कोशिश करेगा। निहान टैक्सी में घर जाती है और ये उसके पीछे पीछे। ली तो अब कभी उसे दूर जाने का सोच भी नहीं सकता था। ये फिर ट्रेनिंग के दौरान जैसे उसके क्लोज आ जाती है तो ये वाला सीन देख के जियांग के फ्रेंड्स फिर बाद में इसे काफ़ी ज़्यादा छेड़ने भी लगे थे। नेक्स्ट वाशा को ढूंढने फिर ये निकल ही पड़े होते हैं, बट वो मैडम तो कहीं और जाके छुप गई थी। वैसे भी इनके साथ साथ पुलिस भी उसकी तलाश में ही होती है, लेकिन अभी तक वो पकड़ी नहीं गई होती। ये परेशान तो था कि पता नहीं वो कोई और प्लानिंग करके फिर से नियान को तंग ही ना करे। अब सीन वाशा की तरफ ही शिफ्ट हो जाता है जो कि माफिया के बेटे को कॉल करती है कि मेरे पास वो चिप मौजूद है जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सब माफियाज के लिए तो एकदम बेस्ट रहेगी। अब यहाँ पे हमें इतना तो पता चल जाता है कि ओ अच्छा, अब जो कॉइन हमारे हीरो के पास है वो भी नकली ही है, असली नहीं है। अब यहाँ पे ये तो उन्हें ये भी कहने लगी थी कि अगर आपको वो वाला कॉइन चाहिए तो बस मेरे रास्ते से एक लड़की को ही हटाना पड़ेगा। अगला बंदा भी मान जाता है। नियान जिस भी ब्लाइंड डेट पे जाती है ली उसके साथ ही होता है। इसी तरह उसने जेलसी में आके उसकी सारी ब्लाइंड डेट्स ख़राब करके रख दी थी। वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। दोनों अभी इसी बात को लेकर बहस कर ही रहे होते हैं तो इतने में शिंग की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो इसे यही कहने लगती है कि आपने मुझे पियानो प्ले करना भी सिखाना था ना। तो ये अब फिर उसे लेके अपने घर ही आ चुकी थी। थोड़ी देर में यूफे की भी एंट्री हो चुकी होती है। इतने में तो नियान वहाँ से जा ही चुकी थी। ये शिंग के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है, बट उसने इसे जाने को ही कह दिया था कि बस आप मेरा और मेरे डैडी का पीछा करना छोड़ दें। ये बेचारी परेशान हो जाती है कि ये क्या बात हुई, मुझ में आखिर खराबी ही क्या है। मॉम डैड ली को आड़ों हाथों ले लेते हैं कि आज का खाना तो तुम हमारे साथ ही खा के जाना। ये भी फ़ौरन से उनके साथ जाने लगा था और साथ ही साथ यहाँ पे इसे भी चिढ़ाने वाले अंदाज से देखने लगा था। अब ये सारे मिलके बहुत ही अच्छा सा डिनर करते हैं। इसके बाद बर्तन ली ही वॉश करता है। मम्मी तो नियान को जाके उसकी हेल्प करने को ही बोलने लगी थी कि कैसी लड़की हो तुम, तुम्हारा बॉयफ्रेंड अंदर खड़ा बर्तन धो रहा है और तुम यहाँ पे बैठी हो।
एबी फ़ौरन से किचन में एंटर हो ही चुकी होती है। उसकी नाराज़गी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता तो इसे हक कर लेता है कि देखो तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही ठीक रहेगा कि मैं तुम्हारे पास ही रहूं, और वैसे भी तुम अब मुझसे नाराज़गी ख़त्म कर ही दो। ये भी उसे लास्ट चांस देते हुए पूछने लगी थी कि क्या सच में तुम मेरे क्लोज उसी कॉइन की वजह से आए थे? वैसे भी क्या मुझे लेके तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है? वो चुप ही रहता है। अब तो ये और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, इवन कि इसे जॉब से ही फायर कर देती है कि अब तुम्हें मेरा बॉडीगार्ड बनने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये सब सुन के अब यहाँ पे बेचारे ली का तो फेस ही लटक गया था। अब नियान के घर से जाने की बजाय ली तो बाहर ही आके खड़ा हो जाता है और इवन के पास्ट की मेमोरीज में ही खो गया था। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक का ही सीन दिखाया जाता है कि जब शिंग शिंग के बायोलॉजिकल डैड की डेथ हुई थी तब उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा रोई थी, तभी तो वो डिप्रेशन में चली गई थी और उन्हें अभी भी वेट था कि जैसे कि उनके हस्बैंड ज़रूर उनसे मिलने के लिए वापस आएंगे। ये बस अभी उनके बारे में ही सोच रहा होता है कि इतने में ऊपर से नियान की भी इस पे नज़र पड़ ही जाती है। नेक्स्ट सीन में ये तो शिंग की मॉम से मिलने के लिए पहुंच आया था। वो अभी भी पूछती हैं कि क्या मेरे पति वापस नहीं आए हैं मिशन से, तो ये कहता है कि नहीं, वो तो फ़िलहाल के लिए बिज़ी ही हैं। खैर ये अब बातों ही बातों में उनसे ये भी पूछने लगा था कि आपको अगर पता होता कि जैसे कि वो मिशन पर जाएंगे उन्होंने कभी वापस नहीं लौटना है, तो क्या आप अपना फ़ैसला बदल पाती? मीन कि क्या आप फिर भी उससे शादी करती? तो ये भी कह देती हैं कि हाँ बिल्कुल, अगर पास्ट में मुझे फिर से उससे शादी करने का मौका मिला तो मैं ज़रूर करूँगी। अब ये सब कुछ सुन के इसका मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसने तो अब सोच लिया था कि फ़र्ज़ करो अगर मैं मिशन में मारा भी गया तो पीछे से नियान ज़रूर मुझसे इतना लव करेगी, तो क्यों ना मैं उससे शादी कर लूँ। और अब उसने उसे नाराज़ किया था तो इसलिए मनाना तो इसका फ़र्ज़ बनता ही है। अगले दिन उसके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लेके फिर रहा होता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो इसे परस्यू करना चाहता था। ये बात वो अच्छे से जान चुकी होती है, लेकिन अभी भी वो थोड़े से नखरे दिखाती है और यही कहने लगी थी कि तुमने सब कुछ सच नहीं बताया था, तो इसलिए मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। ये भी कह देता है कि डोंट वरी, बहुत जल्दी मैं तुम्हें सारी बात का बता दूँगा। ये जब अपनी रिहर्सल करने के लिए आती है तो तब ली भी पहुंच आया होता है। अब जैसे ही देखते हैं कि को एक्टर इसके क्लोज जाने की कोशिश कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा जेलिस फील करता है, बस अपनी नज़रों से ही उसे इससे दूर रहने को बोलने लगा था। है अब क्या ये लव राइवल कम होता है कि इतने में इसके ही एक सीनियर चंद की एंट्री हो जाती है जो कि नियान को बहुत अच्छे से जानता था, इवन के दोनों अच्छे फ्रेंड्स भी थे। अब तो उसका जेलसी का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है। डायरेक्टर ने सबको खाने पे इनवाइट कर लिया था। अब जैसे ये खुद को ली से इंट्रोड्यूस करवाता है वो तो इसका हाथ पकड़ के यहाँ पे मरोड़ के ही रख देता है। ये सब कुछ देख के नियान का तो फेस ही उतर जाता है कि अब इन दोनों को ही मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसे बिजनेस ट्रिप पे जाना था तो इसलिए अपनी फ्रेंड को कॉल कर देती है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन वो मना कर देती है कि मैंने तो अपना टाइम आज से शिंग शिंग के साथ ही बिताने का सोच लिया है कि अगर वो मान गई तो इस तरह से जियांग हाओ भी मान जाएगा और हम दोनों की जोड़ी बन ही जानी है। अब इसकी सारी बातें ली सुन चुका होता है। वो कह देता है कि तुमने बिजनेस ट्रिप पे जाना है तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन ये उसे कोई भी जवाब नहीं देती है। अब वो जवाब देती या ना देती, इसने तो वहाँ पे जाने का ऑलरेडी प्लान बना ही लिया होता। और फिर फॉरेन से जियांग हाओ को कॉल करके कहने लगा था कि पीछे से सारा काम तुम ही संभाल लेना। अब इनकी बातें शिंग शिंग सुन रही होती है तो वो भी डैडी से कहती है कि हमें भी ट्रिप पे जाना चाहिए, वहाँ पे तो बहुत मज़ा आएगा। अब वो इतनी ज़्यादा जिद कर रही थी तो ये भी मान जाता है कि ठीक है हम दोनों भी चलेंगे। इतने में यूफे शिंग शिंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई होती है, लेकिन अभी भी वो इससे इम्प्रेस नहीं हुई थी कि ऐसा करने से आप मेरा दिल नहीं जीत सकती हैं। अब जैसे उसे पता चलता है कि ये लोग तो कल किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो यूफे ने भी इनके साथ चलने का डिसाइड कर लिया था। चंद साहब तो ये कह गए इसे ब्रेकफास्ट पकड़ाते हैं कि मैंने तो ऑलरेडी सबको ये दे दिया हुआ है। नियान जैसे ही बस में सवार होती है तो इसकी नज़र जियांग हाओ, शिंग शिंग और इवन की अपनी बेस्टी पे भी पड़ चुकी होती है। जिस सीट पे वो बैठी हुई थी वहीं पे चंद भी आके बैठ जाता है। ये सब कुछ देख के तो इसे और ज़्यादा गुस्सा आई जा रहा था कि ये चंद आखिर खुद को समझता क्या। वो तो जानबूझ के अब इसकी साइड वाली सीट पे ही आके बैठ गया था। वो जैसे इसे पानी देने की कोशिश करता है ये वो बोतल लेके
खुद ही पानी पीने लगा था। अब दोनों जैसे ही हंस हंस के बातें करने लगते हैं तो इसका जेलिसी लेवल तो और बढ़ जाता है और फिर इसने इनके दरमियान अपना बैग ही रख दिया था कि अब बातें करके दिखाओ मुझे। फाइनली ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए होते हैं। अब इन्होंने अपने अपने रूम्स का भी अरेंज कर दिया था। चैन, जियांग हाओ और ली, इन तीनों को तो एक ही रूम में स्टे करना पड़ना था। अब जैसे चैन बाहर जा रहा होता है तो ये उसे रोक लेता है कि ऐसे कैसे तुम उधर जा सकते हो। पीछे से न्यान तो आके ये वाला सीन देख के एकदम सरप्राइज ही रह जाती है। अब इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि ली जियांग हाओ के साथ मिलके कोई प्लानिंग कर रहा था। उसे ना चैन पे शक होता है कि वो ज़रूर न्यान के क्लोज जाने की इसलिए कोशिश कर रहा है ताकि वो उसे हर्ट कर सके या फिर उसे कुछ चाहिए। अब वाशा भी इतने अरसे से गायब थी तो इसलिए इसका शक करना तो बनता ही था कि ये भी तो हो सकता है कि वाशा ने ही उसे अपॉइंट किया हो कि वो जाके न्यान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे और ये तो अपनी लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता था। सो बैक टू द प्रेजेंट, न्यान को यहाँ से अपने ड्रामे के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होता है तो इसलिए उसके पीछे पीछे फिर चैन भी चला गया था कि मैं भी तुम्हारे साथ आके रिहर्सल करूँगा। यूफे के रूम में शिंग को ही दिखाया जाता है। मीन के इन दोनों को अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल तो गया था लेकिन ये मैडम तो उसे कोई भाव दे ही नहीं रही होती। बेचारी यूफे तो हर मुमकिन कोशिश करती है कि ये मान ही जाए लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। अब जैसे ये बाहर आती है तो यहाँ पे जियांग हाओ को कहने लगी थी कि देखो मुझे बस तुम 3 दिन का टाइम दे दो और इस दिन के अंदर अंदर मैं ज़रूर शिंग शिंग के दिल में जगह बना पाऊँगी। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो तुम्हें भी मेरा बॉयफ्रेंड तो बनना ही पड़ेगा। अब वो भी इसे लाइक करता था तो इसलिए इसकी बात मान जाता है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ। ये सब कुछ देख के यूफे तो स्माइल करने लगी थी कि चलो शुक्र है इसने मुझे थोड़ा सा तो चांस दिया। इधर ये दोनों जैसे ही मिलकर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो इन पे नज़रें तो हमारे हीरो की जमी ही होती हैं। वो बेचारा साथ ही साथ बहुत जेलिस भी फील कर रहा था लेकिन अब क्या ही कह सकता था। सब लोग अगले दिन जैसे ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो वो फिर भी यहाँ पे दूर खड़ा इन्हें देख रहा होता है, बस उनके क्लोज जाने की कोशिश नहीं करता और ना ही उसने इनके साथ मिलकर खाना खाया था। ये बात तो जियांग हाओ ने भी नोट कर ली थी कि मीन के आपका पक्के वाला लव राइवल आ ही चुका है। खैर उसने चैन का पता करवा लिया था। फॉरेन से आके ली को बता देता है कि वो इतने अरसे से अब्रॉड रह रहा था, उस पर तो बहुत सारा कर्जा भी चढ़ चुका था लेकिन अचानक ही नोट किया है कि पिछले दिनों में किसी ने उसके अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफ़र करवाए हैं जिसकी वजह से कि उसका सारा कर्ज ही ख़त्म हो गया। मीन के ज़रूर इसके साथ कोई ना कोई गड़बड़ी तो है ही सही और इस बात का इन्होंने पता चलाने का भी फैसला कर लिया था। बाद में ये दोनों जैसे ही काम पे जाते हैं तो ये बातों ही बातों में उससे पूछने की कोशिश करने लगा था कि क्या तुम्हें कुछ एंशिएंट कॉइन्स का पता है। असल में वो ये पता चलाना चाहता था कि वो वाला कॉइन इसके पास है भी सही कि नहीं, अगर है भी तो ये मुझे दे दे। अब यहाँ पे हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि इसका मतलब जो कॉइन ली के पास है वही असली वाला है और इसे भी डॉन ने ही भेजा होगा ताकि जाके वो वाला कॉइन इनसे लेके आए। अब ऊपर से इसकी हेल्प करने के लिए ली ही पहुंच आया था। दोनों काफ़ी क्लोज आ जाते हैं। ये उसे कहती है कि वैसे भी तुमने तो बहुत सारी गर्ल्स की इस तरह हेल्प की होगी, तो ये कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम ही पहली लड़की हो। यूफे बेचारी तो शिंग का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। इतने में ये सभी पहुंच जाते हैं सो इसलिए मिलकर खाना खाने लगे थे। चैन जैसे ही कोशिश करता है कि वो नियान की प्लेट में खाना डाले, इतने में ली फ़ौरन से निकाल लेता है। ये सब कुछ तो यूफे ने देख लिया था और साइड पे आके यही कहने लगती है कि वाह तुम्हारे चाहने वालों में तो एक और इजाफा हो गया। लेकिन ये तो उन दोनों से ही बहुत तंगाई पड़ी होती है। इसके बाद कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए जाते हैं और यहाँ पे ये नोट करता है कि जैसे कोई सस्पिशियस सा बंदा है वो तो इससे छुप के कहीं साइड पे ही खड़ा हो गया था। इधर कुछ टॉय चाहिए होते हैं शिंग शिंग को, तो इस सब में जैसे ही यूफे उसकी हेल्प करती है तो ये देख के वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। चैन फिर से इससे कॉइन पूछने लगा था लेकिन इसे कुछ पता नहीं होता, तो इतने में ऊपर से लिया जाता है कि क्या तुम्हें इस कॉइन की तलाश है, और उसने वो वाला क्लाउन मशीन में ही डाल दिया था कि अगर तुम्हें चाहिए तो ये ले सकते हो। अब इसे पता चल जाता है कि ओहो तो अच्छा चैन मेरे क्लोज वो कॉइन लेने के लिए ही आना चाह रहा था और इस बारे में ली को पता था और उसने मुझे बताया ही नहीं। आखिर वो मुझको समझता क्या है, मुझसे हर बातें छुपा के रखता है। वो उससे नाराज़ हो के फिर एक साइड पे ही चली जाती है। ये उसे मनाने के लिए आता है कि देखो प्लीज़ मेरी बात तो सुनो। वो अभी भी डोर ओपन नहीं कर रही थी। कैसे करती, यहाँ पे तो किसी अननोन पर्सन ने उसके मुंह पे हाथ जो रखा हुआ था।
इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है कि जबकि ये दोनों इकट्ठे थे, मीन के जब निहान किडनैप हो गई थी तब उसे इसके साथ ही रहना पड़ गया था। उसने सबके सामने ये जो शो करवाया था कि जैसे कि निहान सिर्फ और सिर्फ इसी की ही है। यहाँ पे बातों में उसने इसे बताया था कि मुझे कौन से फ्लावर्स अच्छे लगते हैं, सो इसलिए ही वो हमेशा से उसे वही फ्लावर्स देता आया करता था जो कि उसकी पसंद के थे। इसे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लगती है, इसलिए दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गया था। और अब यहाँ पे इसे आंखों ही आंखों से इशारा करता है कि तुम एक पेन का यूज़ करके इससे अपना हाथ छुड़ा सकती है, और वाकई में उसने ऐसा ही कर दिया था। इनके बीच फाइट हो जाती है और यहीं पे हमें वाशा को भी दिखाया जाता है जिसकी कि नज़रें अभी भी निहान पे ही टिकी होती हैं। इससे पहले कि उसे हर्ट करने की कोशिश करती, ऊपर से लिया के उसे बचा लेता है। अब उन पे अटैक हो चुका था, इस बारे में फ़ौरन से कॉल करके उसने जियांग हाओ को भी बता दिया होता है। अब वो वहाँ से चला जाता है। पीछे से यूफे और शिंगी रह गई थी, इसे मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम चाहिए होती है, तो वो भी कह देती है कि ठीक है, अब तुम्हारे बाबा यहाँ पे नहीं हैं तो इसलिए वो मैं तुम्हें खिला दूँगी। दूसरी तरफ तो नियान को ये अपने साथ किसी प्लेस पे चलने को ही बोलने लगता है कि वहाँ पे जाके मैं तुम्हें सारी सच्चाई का बता दूँगा कि आखिर मैंने वो कॉइन वाली बात भी तुमसे क्यों छुपाई थी वगैरह वगैरह। वाशा के पास हमें उसी स्ट्रेंजर बंदे को ही दिखाया जाता है जो कि एक्चुअली में इसे पसंद करता है, लेकिन वाशा ने उसे खुद से दूर रहने को ही बोल दिया था और यही कहती है कि जो मैंने तुम्हें काम करने को कहा है बस वही जल्दी कंप्लीट होना चाहिए। नियान को हर हाल में मेरे रास्ते से हटना है। उसे तो समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ली में ऐसी क्या ख़ास बात है कि ये बस उसी से ही कब से चिपकी हुई है। इसे तो आसपास के बंदे भी नज़र नहीं आते हैं। मीन के उसका इशारा अपनी तरफ ही था। इधर ही फिर चैन के पास डॉन पहुंच जाता है, जैसे कि देख के ये तो बहुत ही घबरा गया था। वेल अभी फ़िलहाल तो इसे वो वाला कॉइन मिला ही नहीं होता। इसने नियान की आंखों पे पट्टी बांध दी थी और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी प्लेस पे ला के वो पट्टी खोल देता है, जहाँ पे कि इसका मूड तो बहुत ही फ्रेश हो गया था। एक्चुअली में वो तो इसकी फेवरेट प्लेस पे इसे लेके आया होता है। अब मौका अच्छा मिल गया था तो इसलिए सारी बात का बता देता है कि कैसे उस कॉइन की वजह से कुछ गुंडे इसके पीछे पड़े हुए हैं और वो ये नहीं चाहता था कि मेरी वजह से ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए मैंने तुमसे फासला बनाए रखा। लेकिन ये बात भी एक्सेप्ट करता है कि मैं तुमसे कब से ही बहुत ज़्यादा लव करता हूँ, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम मुझे यहाँ पे कबूल करती हो कि नहीं। अब ये भी फ़ौरन से हाँ कह देती है कि हाँ मैं भी तुमसे लव करती हूँ। वेल यहाँ पे तो वो इससे प्रॉमिस भी कर लेता है कि अब चाहे जो भी हो जाए हम दोनों उन सारी मुश्किलात को साथ में ही फेस करेंगे, कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं रहेंगे। और ये प्रॉमिस करने के बाद ही वो तो नियान को किस कर लेता है। दोनों खुशी खुशी रात को जा ही रहे होते हैं कि अचानक ही कुछ गुंडों ने इन पे अटैक कर दिया था, जिसमें कि वही वाला स्ट्रेंजर भी होता है। ये उनका बहुत अच्छे से मुकाबला करता है। यहाँ पे तो उसकी हेल्प नियान भी अच्छे से कर देती है। इस बंदे का मिशन तो जस्ट ली को ही अपने रास्ते से हटाना था कि आखिर वाशा को इसमें दिखा ही क्या। वो इस पे अटैक कर देता है। अब इससे पहले कि ये वाला पर्सन इसे मारने की कोशिश करता, पीछे से नियान ने आके उसके सर पे डंडा ही मार दिया था, जिसकी वजह से कि वो बेहोश। दूसरी तरफ शिंग की हालत ख़राब, उसे मैंगोज से एलर्जी थी जिसके खाने के बाद से तो उसकी कंडीशन बहुत ही बुरी हो जाती है। सो इसे हॉस्पिटल लेके ही जाने लगे थे। उस गंदे पर्सन ने इसे चाकू जो मार दिया था, इस वजह से इस बेचारे से चला ही नहीं पा रहा होता। नियान को तो इसकी बहुत ही टेंशन हो रही होती है। डॉक्टर ने जियांग हाओ के साथ साथ इस बेचारी को भी डांटना स्टार्ट कर दिया था। वो समझता है कि शायद यूफेस की मॉम है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए कि बच्ची को मैंगोज से एलर्जी है, फिर भी आप लोगों ने ऐसा कर दिया। तभी फ़ौरन से फिशिंग बोल पड़ती है कि ये मेरी मम्मी नहीं है, और ये कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारी मम्मी नहीं हूँ, लेकिन वो बनने की कोशिश तो कर रही हो ना, और बहुत जल्दी मैं बन भी जाऊँगी। इधर ये दोनों रास्ते में जा ही रहे होते हैं कि अचानक ही फिर रेन स्टार्ट हो जाती है। ये फ़ौरन से जैसे तैसे करके जियांग हाओ को कॉल मिलाती है कि जल्दी से हमें लेने के लिए पहुँचो। इससे पहले कि एड्रेस बताती, ऊपर से उनकी लाइन कट जाती है। इसे उसकी टेंशन हो रही होती है तो फ़ौरन से अपने बंदे को लेके वहाँ से उनकी हेल्प करने के लिए चला गया था। ली की कंडीशन तो बहुत ही बदतर होती जा रही थी। इसे उसकी टेंशन हो रही होती है कि पता नहीं ये आज की रात सरवाइव कर भी पाएगा कि नहीं। वो बेचारा तो बस यही पूछने लगा था कि मुझे सच सच बता दो, क्या तुम्हारी अब मुझसे नाराज़गी ख़त्म हो गई है। तो ये कहती है कि हाँ बिल्कुल, वैसे भी मैं तुमसे नाराज़ नहीं थी। जियांग हाओ को इतना तो पता था कि वो एक्चुअली में नियान को कहाँ पे लेके गया था, इसलिए उनकी बताई हुई प्लेस पे ही पहुँच आया होता है कि बस हमें वो मिल ही जाए।
अब इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही होती है, तो इसे कोई और रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो इसलिए इसे वार्म करने के लिए वो इसके बहुत ही क्लोज़ आ गई थी। अगले दिन सुबह ही सुबह इनकी आंख खुल जाती है और दोनों ही इस जगह को छोड़ के चले ही गए थे कि हमें अब कोई और ही रास्ता तलाश करना चाहिए यहाँ से वापस जाने का। इतने में जियांग हाओ भी अपने बंदे को लेके पहुंच आया था। अचानक ही उसे ली कॉल कर देता है कि हम दोनों वापस सिटी जा रहे हैं, तो इसलिए आप लोग भी आ जाओ। वैसे भी आज नियान का शो था, तो वो इसे हर हाल में सपोर्ट करने को तैयार होता है कि तुम्हें उधर जाना चाहिए, मेरी फिक्र करना छोड़ दो। नेक्स्ट सीन में सभी को थिएटर में ही दिखाया जाता है। उसका शो देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड लग रहे होते हैं। फाइनली उनका शो बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाता है और इतने में ही इली की कंडीशन ख़राब और वो इधर ही बेहोश हो गया था। अब जो उसे हॉस्पिटल लेके आते हैं, अभी तक उसे होश नहीं आया होता। बेचारी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अब यहाँ पे जियांग हाओ इसे बताने लगा था कि आज से 5 साल पहले जो ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से कि तुम दोनों सेपरेट हो गए थे। उसके बाद ये कुछ अरसा तो ये कोमा में रहा था, लेकिन जैसे ही उठा था तो सबसे पहले इसके मुंह में तुम्हारा ही नाम था कि वो कहाँ पे है। मीन के ये तुमसे बहुत ही ज़्यादा लव करता है। तुमसे दूर इसलिए रहा क्योंकि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, ताकि वो माफिया के लोग तुम्हें आके कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। ये सब कुछ सुनते ही नियान तो और ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि मैंने कभी इस बात का अंदाज़ा लगाया ही नहीं कि ये मुझसे कितना ज़्यादा लव करता है। इतने में उसे भी होश आ ही चुका होता है। ये तो इधर ही उसे हक कर लेती है। अब फिर हमें घर का ही सीन दिखाया जाता है। ली पहले से काफ़ी बेहतर हो गया था और इसे देखने के लिए नियान ही आई होती है। बाकायदा इसके लिए सूप बना के लाई थी। वो जैसे यहाँ पे इसे सूप पिलाने की कोशिश करती है। ली तो इससे पहले कि नियान को किस करता, ऊपर से जियांग की आवाज़ सुन के ना सिर्फ सूप इसके कपड़ों पे गिर जाता है, उसने तो इनके अच्छे खासे रोमांटिक इन्वायरमेंट को भी ख़राब करके रख दिया था। बेचारा जियांग अब एम्बेरस होकर इनसे अपोलोजाइज़ करता हुआ वहाँ से चलता बनता है। ये घर जाना चाहती थी कि मैं अपने ड्रेस चेंज करके फिर आ जाऊंगी, लेकिन वो इसे रोक देता है कि तुम मेरी शर्ट पहन सकती हो। ये अब जैसे ही शावर लेके बाहर आती है तो वो यहाँ पे इसके हेयर्स को ड्राई करने लगा था। अब इतना रोमांटिक सा सीन बन गया होता है कि वो अपनी इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता और फ़ौरन से नियान को पकड़ के उसे किस कर लेता है। और इसी तरह से ही ये दोनों तो यहाँ पे इंटीमेट ही हो गए थे। ली ने तो नियान के साथ शादी करने का डिसाइड कर लिया था कि अब मेरी जो भी ज़िंदगी बची है मैं बस इसी के साथ ही स्पेंड करना चाहता हूँ। थोड़ी देर के बाद ही इसे जियांग हाओ का मैसेज मिलता है कि हमने उस चिप को डिकोड कर लिया है, सो इसलिए कंपनी पहुँचो। ये जाने से पहले इसे हक कर लेता है और ये भी कहने लगा था कि फ्यूचर में पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, सो इसलिए तुम्हें हिम्मत अपनी बंधाई ही रखनी है। ये सारी बातें सुन के वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है, तो ये उसे तसल्ली देने लगा था और साथ ही साथ किस भी कर लेता है। अगले ही सीन में इसे कंपनी में दिखाया जाता है। इसने वो वाली चिप पुलिस स्टेशन ही लेके जाने का फैसला कर लिया था कि अब वो डॉन साहब मेरे साथ क्या भी करें, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो हर हाल में उसे जेल की सलाखों के पीछे ही देखना चाहता हूँ। अब ये सारे फ्रेंड्स मिलकर पुलिस स्टेशन पहुँच आए होते हैं और इन्होंने वो वाली चिप पुलिस को दे ही दी थी। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यूफे और शिंग के बीच भी फ्रेंडशिप हो चुकी थी, मीन के उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था। अब ये जैसे ही घर पहुंचती है तो सामने से देखती है कि आज तो ली बहुत सारा सामान लेके आया हुआ था। मीन के हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि उसने अपने मैरिज प्रपोजल को नियान के पेरेंट्स के सामने रख दिया था और उन्हें तो कोई एतराज़ ही नहीं होता। आखिर को वो इतना हैंडसम दामाद कैसे ठुकरा सकते थे। बाद में रूम में आके इसे बता देता है कि मैंने वो चिप पुलिस के हवाले कर दी है। अब तो यही होगा कि वो पकड़ा जाएगा और इस तरह से हमारी उस साहब से जान छूट जाएगी। ये सुन के तो नियान बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। वो भी थोड़ा सा रिलीफ फील करने लगती है। इवन के इसने तो उससे शादी की बात कर ली होती है, तो वो भी हाँ कह देती है। अब जैसे ही दोनों किस करते हैं तो ये सीन मम्मी देख लेती हैं। अब तो ये एम्बैरस फील करते हुए फ़ौरन से साइड पे ही हो गए थे। दूसरी तरफ जियांग हाओ जैसे एक बार में पहुंचता है तो एक लड़की उस तक अप्रोच हासिल करने की कोशिश करने लगी थी। ये सब कुछ देख के यूफे तो इनके बीच आकर बैठ जाती है। इवन के शिंग भी इसका साथ देती है और वो तो इस लड़की को उससे दूर रहने को ही बोलने लगी थी। आज वैसे भी यूफे बहुत ही अपसेट लग रही होती है कि मैंने अपना टास्क तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन जियांग हाओ ने मेरी फीलिंग्स को एक्सेप्ट ही नहीं किया। आखिर वो खुद को समझता क्या है। अब इसका मतलब मैं ये भी समझूं कि शायद वो मुझे पसंद नहीं करता है। इसने तो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद की टून हो जाती है। वो तो इसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम जैसी भी हो मैं तुम्हें कबूल करने को तैयार हूँ, और दोनों किस कर लेते हैं।
ये वाला सीन देख के अब इस लड़के ने तो फ़ौरन से शिंग की आंखों के आगे अपना हाथ ही रख लिया था। इसकी तबीयत ख़राब होने लगती है तो इसने इसके कोट के ऊपर ही वोमिट कर दी थी। इधर हमें वाशा को भी दिखाया जाता है जो कि उसी स्ट्रेंजर के पास पहुंच आई थी कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ली तंग को नुकसान नहीं पहुंचाना है, फिर तुमने आखिर उसको मारने की कोशिश क्यों की थी। ये उसे कहता है कि मेरी बात समझो, मुझे डॉन साहब है ना, उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था कि जाके ली तंग को मार दो, तो मैंने बस वो फॉलो किया। अब तुम्हारा भड़कना तो नहीं बनता ना। ये सुन के अब वो थोड़ा सा पीछे हटती है। आज की रात फिर से इसने उसके घर पे ही स्पेंड कर ली थी। वो इसे उठाने के लिए आता है और इवन के इसे ये भी कहने लगा था कि तुम्हारी कोई भी अगर फरमाइश है तो मैं पूरी कर सकता हूँ। वो इसके सामने 3 विशेज़ रखती है कि वही तुम्हें पूरी करनी पड़ेंगी। वो कहता है कि तुम्हारी चाहे 3 हो या हज़ारों विशेज़ हो, वो सब की सब मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। अब तभी ही जियांग हाओ इसे कॉल करता है कि जल्दी से एक इमरजेंसी हो गई है तो पहुँचो। एक्चुअली में शिंग की मॉम तो रूफटॉप पे ही पहुंच गई कि मुझे पता चल गया है कि मेरे हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो इसलिए मैं भी उनके पास जाना चाहती हूँ। सारे उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो तो मानने को तैयार ही नहीं होती हैं। अब इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नियान ने उन गुंडों से बच के निकलने की कोशिश की थी। अब वो इससे पहले कि उनके हाथों पकड़ी जाती तब एक लड़के ने उसकी हेल्प कर दी थी जिसका नाम के तूली था। तूली तो इसकी ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होकर रह गया था। इवन के इसे ये भी कहता है कि अगर तुम यहाँ पे सरवाइव करना चाहती हो तो जो मैं कहता हूँ बस तुम्हें वही करना पड़ेगा। वेल ये भी बताने लगा था कि यहाँ से भागना तो मुमकिन है ही नहीं, इसलिए तुम ये जो भी कोशिशें करती हो ना ये सारी की सारी नाकाम ही है। इसी बीच दोनों काफ़ी क्लोज भी आ गए होते हैं, इवन के इनकी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। अब तूली साहब के दिल में तो इसे लेके फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं। अब उसे क्या पता कि वो तो जस्ट इसे अपने छोटे भाई की तरह ही मानती है। सो बैक टू द प्रेजेंट। अब यहाँ पे एक और लड़के की एंट्री होती है जो कि इस सिचुएशन में इनकी हेल्प करने के लिए आया था। वो इन मैडम से कहता है कि मैं ही आपका हस्बैंड हूँ। अब वाकई में इन आंटी को भी उसमें अपना हस्बैंड दिख रहा होता है, इसलिए फ़ौरन से आके उसे हक कर लेती हैं। अब बाद में ये उन्हीं को ही लेके बात करने लगे थे कि मैंने सिक्योरिटी बढ़ा दी है कि नेक्स्ट टाइम वो आंटी ऐसा करने की कोशिश ना ही करें तो यही बेहतर होगा। अब ये यहाँ पे डॉक्टर से ही पूछने लगे थे कि वो वाला पर्सन कौन था जिसने कि इनकी जान बचाई थी, तो वो यहाँ पे कहने लगती हैं कि वो तो इधर न्यू इंटर्न आया है, अब उसका नाम तोली था। ये सुनते ही न्यान तो एकदम सरप्राइज रह जाती है। अब तीनों ही मिलकर खाना खाने के लिए आ चुके थे। ये वही वाला लड़का होता है जिससे कि बचपन में इसकी फ्रेंडशिप हो गई थी। दोनों काफ़ी अरसे बाद मिल रहे थे। तोली के दिल में अभी भी इसे लेके फीलिंग्स होती है। अब ये बात तो यहाँ पे हमारा हीरो तो अच्छे से जान चुका होता है। वो उसके सामने यूँ रिएक्ट करता है कि जैसे कि उसका एक बॉयफ्रेंड बन चुका है, लेकिन वो सब कहाँ समझने वाले होते हैं। बाद में गाड़ी में आके ये तो उसकी हरकतों पे हंसने ही लगी थी कि देखो तुम्हें ना उस छोटे से बच्चे से यूँ जेलस फील करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो मेरे छोटे भाइयों की तरह है, पहले ही हम दोनों फ्रेंड्स हुआ करते थे, अब तो खैर ऐसी बात नहीं है। वो उसे कहता है कि तुम उसे जितना छोटा समझ रही हो ना वो इतना छोटा भी नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि आइंदा के बाद उससे बच के ही रहना। नेक्स्ट ये साहब फ़ौरन से उससे मिलने के लिए थिएटर ही पहुंच आए होते हैं। वो उसे देख कर सरप्राइज़ थी और इसके लिए एक कैट लिए फिर रहा होता है कि ये मुझे रास्ते में मिल गई थी। अब वहाँ पे हॉस्पिटल में इसे रखने की इजाज़त नहीं है, तो इसलिए क्या तुम मेरी खातिर इसे अपने घर में रख सकती हो। तो वो भी मान जाती है कि अब ये इतना कह जो रहा है मैं इसे मना कैसे कर सकूं। अब बाद में जैसे इसे पता चलता है कि इसने अभी अभी जो कैट अडॉप्ट की है वो तो इसे तोली ने दी है, ये सब देख के बहुत जेलस फील करता है कि तुमने अभी के अभी जाकर उसे वापस करनी है। ये मना कर देती है कि अब इसमें इतना ज़्यादा भड़कने की क्या बात है, एक कैट ही तो है और वैसे भी मैं इसका ख्याल बहुत अच्छे से रख लूँगी। अब वो इसे बार बार कह रही होती है और ये भी कहती है कि मेरी विश है कि मैं इसे अपने घर पर रखूँ। तो अब मजबूरी में उसे भी मानना ही पड़ गया था। घर पे भी आके बार बार तोली का जिक्र कर रही होती है, तो इस बात से ये बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है एंड देन उसे अपने आड़ों हाथों लेता है कि मैंने तुम्हें कहा है ना कि मेरे सामने उसका नाम मत लो और वैसे भी उससे दूर रहना, मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है तुम्हें। और फिर फ़ौरन से उसे उठा के अपने रूम में ही लेके जाने लगा था। जियांग हाओ ने अब अपना रिलेशनशिप इससे स्टार्ट कर लिया होता है, तो इसलिए वो चाहता था कि इसे सारी सच्चाई का भी बता दे।
फ़ौरन से आके इसे बताने लग जाता है कि शिंग एक्चुअली में मेरी बेटी नहीं है, बल्कि वो उन आंटी की ही बेटी है जो कि इस वक्त मेंटल हॉस्पिटल में है। उनका हस्बैंड हमारे साथ ही काम करता था, एक मिशन में मारा गया तो उसके बाद ही डिप्रेशन में होके उनकी ये हालत हो गई, तो इसलिए ही उनकी बेटी को मुझे ही अडॉप्ट करना पड़ा। अब ये सारी बात समझ जाती है, इवन कि ये सब सुन के ना थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई थी। वो इसे पूरा यकीन दिलाती है कि तुम टेंशन मत लो ना, मैं भी हर हाल में शिंग का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करूँगी, बल्कि उसे अपनी बेटियों की तरह ही पालूँगी। अब इन दोनों की ये सारी बातें तो इधर खड़ी शिंग ने भी सुन ली होती हैं। वो बहुत ही अपसेट हो गई थी कि इसका मतलब कि मेरे रियल डैड जियांग हाओ नहीं है, बल्कि वो तो मारे जा चुके हैं और वही हॉस्पिटल वाली आंटी ही मेरी मम्मी है। अब वो थोड़ा सा दुखी होकर घर ही छोड़ के चली जाती है और इस बात की तो इन दोनों को बिल्कुल खबर ही नहीं होती है। अब से तो नियान इसके घर पे ही शिफ्ट हो चुकी थी। अगले दिन जैसे ही देखती है कि वो तो इसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा है, तो ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ऐसा हैंडसम एंड केयरिंग बॉयफ्रेंड तो हर कोई ही डिज़र्व करता है। वेल, इससे पहले कि इनके बीच कोई भी रोमांटिक सा सीन होता, ऊपर से अचानक ही इसे एक अननोन नंबर से कॉल आ जाती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि चन की ही थी। वो उसे यही बता रहा था कि डॉन वापस आ चुका है, तुमने वो चिप पुलिस को दे के अच्छा नहीं किया, वो तो हर हाल में तुम्हारी तलाश में ही है, इसलिए उसे छुप के रहो तो यही बेहतर होगा। और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी है। ये सारी बातें सुन के दोनों ही बहुत ही परेशान हो गए थे। इधर चैन उन डॉन साहब से कह रहा होता है कि आपने जैसा मुझे करने को कहा था मैंने वैसा ही किया, सो प्लीज़ आप मुझे यहाँ से छोड़ देना। लेकिन वो नहीं छोड़ने वाला होता, उसने तो अपने आदमी से कह के इसे ही मरवा दिया था। अब हमें पता चलता है कि डॉन साहब कोई और नहीं बल्कि तोली ही होते हैं। मीन के यहाँ पे ये वाली कहावत तो बिल्कुल सही से फिट होगी, छोटा पैकेट और बड़ा धमाका, सही कहा ना। दोनों चैन की कॉल से बहुत ही ज़्यादा टेंशन में लग रहे होते हैं। अब ये उसे कहती है कि देखो कुछ दिनों के लिए ना हमें एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेना चाहिए, यही हमारे लिए बेहतर होगा। और वैसे भी अगर वो हम दोनों को जुदा करना चाहता है तो इसलिए अब जैसा वो चाह रहा है हम वही कर सकते हैं और उसे अपनी चालों में फंसा के फिर पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। अब वो भी इसकी बात मान जाता है कि ठीक है। अब ये दोनों यहाँ पे मिलके जो भी प्लानिंग कर रहे होते हैं वो सारी की सारी तो उन डॉन साहब को मिल रही होती है, क्योंकि उसने इस कैट में एक चिप जो फिक्स कर दी थी, जिसके थ्रू वो जानता रहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रात के वक्त एक बॉडीगार्ड तो इसे अपने साथ लेके जाने लगा था कि बॉस ने आपको बुलवाया है। अब यहाँ पे जैसे ही पहुँचती है तो सारे उसका वेट कर रहे होते हैं। वो तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल से तरीके से इसे शादी के लिए प्रपोज ही कर रहा था। एक अच्छी सी रिंग लेके आता है जो कि इसे पहनाने ही लग जाता है। ये सब देख के वो तो खुश हो जाती है और तभी अचानक ही इन्हें कॉल आती है कि शिंग शिंग कहीं गायब हो गई है। ये सब देख के बहुत ही परेशान हो गया था। इधर बेचारे जियांग को तो समझ नहीं आ रही होती कि पता नहीं वो कहाँ चली गई है। दोनों भागे भागे इनके पास पहुँचते हैं। इधर ही हमें शिंग को दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कैसे अपनी मम्मी से मिलने के लिए हॉस्पिटल ही पहुंच आई थी और यहीं पे उसकी मुलाकात तोली से भी हो जाती है, जो कि उससे पूछ रहा था कि तुम इधर क्या करने के लिए आई हो। अब उसने कॉल करके इन सभी को यहाँ पे बुलवा लिया होता है और उनके सामने ऐसा अच्छा बनने का प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे कि वो वाकई में इनके साथ सिंसियर है। अब यहाँ पे शिंग शिंग तो इनसे यही कहने लगी थी कि अब आप लोगों को मज़ीद मुझसे ये बात छुपाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि जियांग हाओ ही मेरे डैडी हैं। मुझे पता चल चुका है कि मेरे डैडी एक मिशन में मर गए थे और इवन के अंदर मौजूद आंटी ही मेरी मम्मी है। वो इनसे ये भी प्रॉमिस करती है कि आइंदा के बाद मैं आप लोगों को बिना बताए कहीं भी नहीं जाऊंगी। ये सुन के वो खुश हो जाते हैं। इसने तो अपनी मॉम की बर्थडे सेलिब्रेट करने का भी डिसाइड कर लिया था और वो यहाँ पे सभी को इनवाइट करने लगती है। अब प्लान के अकॉर्डिंग ली से सेपरेट रहने के लिए नियान तो एक होटल पहुँच आई थी और यहाँ पे उस पर एक स्ट्रेंजर ने नज़र रखी हुई होती है जो कि वो फ़ौरन से तोली को इस बारे में बता देता है। अब यहाँ पे पहुँचने का तो नियान ने ली को भी मैसेज कर दिया होता है। इधर ही हमें तोली को दिखाया जाता है जो कि मम्मी की बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए शिंग शिंग के पास ही आ गया था और उसके ईवल सी स्माइल को देखते हुए हमें इतना तो अंदाज़ा हो जाता है कि उसने कोई ना कोई तो प्लानिंग की ही हुई है। माशा मैडम की भी उसी होटल में एंट्री हो चुकी थी जहाँ पे कि नियान आ चुकी होती है। मीन के उसे पता चल गया था कि वो इधर आई है और इसलिए उसने उसे मारने का ही डिसाइड कर लिया था।
इससे पहले कि उस पर अटैक करने की कोशिश करती तो यहाँ पे जियांग की एंट्री हो जाती है, जो कि फ़िलहाल तो नियान ही बना हुआ था। अब फिर उसने तो इसे अपने आड़ों ही हाथों ले लिया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि नियान तो एक्चुअली में ली के कहने पे उन्हीं मम्मी की बर्थडे में ही आ गई थी। ये सारे लोग मिलकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। इन्हें तो इतना ही पता था कि बाकी जियांग हाओ और ली और सारे बॉडीगार्ड्स तो एक मिशन पे गए हुए हैं, तो इसलिए वो इस पार्टी में नहीं आ सके हैं। इसने जो केक यहाँ पे सबके लिए रेडी किया था उसमें कोई दवा मिला दी थी कि जिसके खाने के बाद तो ये बेहोश ही हो जाएंगे। माशा मैडम तो बहुत ही चालाक निकलती है, उसने इस पे अटैक कर दिया था। ये बेहोश हो जाता है और वो जैसे ही वहाँ से जा रही होती है तो उसे वही स्ट्रेंजर मिल जाता है और कहने लगा था कि तुम्हें अभी के अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। जैसे ये लोग वहाँ से जा रहे होते हैं तो इतने में ली की भी अपने बंदों के साथ एंट्री हो जाती है। यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत फाइट होती है, जिसके बाद उसने इन्हें पकड़ लिया था। जियांग हाओ बेहोश था और ये सारे उसे लेके बहुत परेशान हो जाते हैं। माशा मैडम और उसका लवर तो पुलिस के हाथों पकड़े ही गए थे। अब उन्होंने जो करतूत किए थे उसकी सज़ा ही भुगतने जा रहे होते हैं। अब फिर जियांग हाओ को फ़ौरन से हॉस्पिटल में ही लेके जाया जा रहा होता है। अब दवाई मिला केक खाने के बाद तो ये सारे ही बेहोश हो चुके थे। ली जैसे ही नियान को कॉल करता है तो आगे से तोली नहीं पिक कर ली थी कि तुमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभाई नहीं है। अब फिर इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब के वो बम ब्लास्ट हुआ था तो उसमें एक ये वाला बच्चा भी सरवाइव कर पाया था। ये माफिया डॉन के काफ़ी क्लोज जो था। अब उसके वो वाले डैड तो मर चुके होते हैं, अब यही ज़िंदा बच गया था। अब फिर इसके बाद इसे गली में देख के कुछ गुंडे तंग करने के लिए आते हैं और इवन के इसकी चीज़ों के साथ छेड़खानी भी करने लगे थे, जिसमें कि नियान की भी फ़ोटो थी। ये सब देख के इसे अच्छा नहीं लगता और इसने उसी वक्त ही उन बंदों का काम तमाम कर दिया था। तभी से किलर बन गया और इवन के डॉन भी। और इसीलिए ही तो ये हमेशा ही अपने बंदों से कहा करता था कि लीतिंग को जाके मार दो, क्योंकि वो नियान की लाइफ से उसे निकालना जो चाहता था। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का ही सीन दिखाया जाता है। जियांग हाओ को लेकर बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होते हैं कि पता नहीं अब क्या बनेगा। तोली साहब ने इन दोनों को तो छोड़ गया था, लेकिन नियान को वो अपने साथ ही लेकर चला गया होता है। इधर डॉक्टर आके बताते हैं कि जियांग हाओ अब जिंदा नहीं रहा है। ये सुनते ही तो यूफे और बाकी सब तो इमोशनली हो जाते हैं। इवन के शिंग शिंग का तो रो रो के बुरा हाल था कि मेरे डैडी मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हैं। ये सारा सीन तो तोली भी देख रहा होता है। अब उसका तो यही मिशन था कि एक एक करके लीतिंग की लाइफ से उसके सारे बंदों को ही निकाल दूं। अब फौरन से ली को कॉल कर देता है कि अगर तुम्हें नियान की लाइफ चाहिए तो इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बस तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हारे अब जो भी बाकी फेवरेट बॉडीगार्ड्स है ना, उन्हें लेके मेरे पास पहुँचो। जो भी एड्रेस तुम्हें बता रहा हूँ ये इस बारे में उन सबको बताता है। वो भी जाने को मान गए थे कि अपने बॉस की खातिर तो हमारी जान भी हाजिर है। अब उसके बताए एड्रेस पे पहुंच आए होते हैं, तभी ही एक स्क्रीन पे इन्हें नियान नज़र आती है, जिसके साथ कि इसने एक बॉम्ब फिट कर दिया था और इसे यही कह रहा होता है कि देखते हैं कि तुम्हें इस वक्त सबसे ज़्यादा किसकी लाइफ इम्पोर्टेंट है। अगर तुम्हें नियान को बचाना है तो उसके लिए अपने इन तीनों क्लोज फ्रेंड्स को मारना पड़ेगा। अगर इन फ्रेंड्स को बचाना है तो उसकी खातिर तुम्हें नियान से हाथ धोना पड़ेगा। अब वो नियान को लेके इसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। ये बेचारा परेशान हो जाता है। अब फिर हमें इधर ही गार्ड्स के बीच फाइटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। ये सब कुछ देख के नियान से कहने लगा था कि देखा, मैं तो पहले ही कहता था कि तुमसे तो ली बिल्कुल भी लव नहीं करता है। अभी भी देखो, तुम्हारी चिंता करने की बजाय वो उनसे फाइट करने को लगा हुआ है। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से ही लव करता था, तुम उसे छोड़ो, मेरे साथ ही सेट हो जाओ। और उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करने लगता है। ये सब कुछ देख के नियान को तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। उसका तो मन कर रहा था कि अभी के अभी इसका गला दबा दूँ। जितना ही उसे छोटा और मासूम समझती थी उतना ही ये चालाक निकला। इससे पहले कि उसे हर्ट करने की कोशिश करता, इतने में हमारे हीरो की भी एंट्री हो जाती है। तो अब हमें पता चलता है कि उन गार्ड्स के साथ जो फाइट कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि जियांग हाओ ही था। मीन कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। ये बस उनकी एक चाल ही होती है। वो तो इधर आके तोली को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। अब फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि इस कैट के अंदर एक चिप थी। इस बारे में बहुत पहले ही ली को पता चल गया था। अब उसे इतना भी मालूम हो चुका था कि तोली एक्चुअली में कोई और नहीं बल्कि वही माफिया डॉन ही है जिसने कि इन पे नज़र रखी हुई है। सो इसलिए उसे निपटाने के चक्रों में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया था। और फिर ये साहब तो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होते और यही करने लगे थे कि पहले तो वो चिप पुलिस के हवाले करके तुमने
तुमने मेरा बिजनेस तबाह करके रख दिया और अब चाहती हो कि निहान भी मैं तुम्हारे हवाले कर दूं। ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। वो भी कहाँ हार मानने वाला होता है, इससे पूरी फाइट करता है। अब फाइनली इससे निमटने के बाद उसने निहान की हेल्प कर ही दी होती है। ये सब जैसे उस पर अटैक करने के लिए आते हैं तो उसने एक मुक्का मार के इसे बेहोश ही कर दिया होता है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस को ही दिखाया जाता है जिन्हें कि इन लोगों ने बुलवा लिया था। अब बाद में वो इसे यही पूछ रही होती है कि वैसे सच सच बताओ कि तुम्हें पता कैसे चला कि मैं यहाँ पे हूँ। वो इसे बता देता है कि ये जो तुमने अपने हाथ में रिंग पहनी हुई है इसमें मैंने एक ट्रैकर इंस्टॉल करवा दिया था। अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता था। इधर बेचारी यूफे का रो रो के बुरा हाल होता है कि जियांग हाओ मुझे छोड़ के चला गया। तभी इतने में उसकी एंट्री हो जाती है और उसे देखते ही ये तो इमोशनल होकर उसे हक कर लेती है। बाद में सारे गार्ड्स आके इसे यही गुड न्यूज़ दे रहे होते हैं कि उस डॉन साहब के साथ साथ वाशा और वो स्ट्रेंजर और उसके जो भी आदमी थे पुलिस के हत्थों पकड़े जा चुके हैं। मीन के हमारा ये वाला मिशन तो एकदम सक्सेसफुल रहा है। इसके बाद ही हमें निहान को दिखाया जाता है जो कि अपनी शूटिंग कंप्लीट करने के लिए ही आई थी। उसके पास भागा भागा ये पहुंचता है कि जल्दी चलो, आज हमारी शादी है और हम शादी के लिए लेट हो रहे हैं। इनकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी तो इसलिए वो उसे बाइक पे ही बिठा के वहाँ से लेके जाने लगा था। दूसरी तरफ शादी हाल में इन लोगों को ही दिखाया जाता है। अभी तक शिंग शिंग इससे नाराज़ होती है कि आपने हमसे झूठ क्यों बोला था कि आप मर चुके हैं। ये उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस मेरी मजबूरी थी, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, आइंदा के बाद कोई भी झूठ नहीं बोलूँगा। अब वो बार बार इससे कह रहा होता है तो इसलिए शिंग शिंग भी मान जाती है। ये सब देख के तो यूफे स्माइली करने लगती है। अब तभी ऊपर से मॉम डैड परेशान होके आ जाते हैं कि पता नहीं आखिर निहान और ली कहाँ पे रह गए। आखिर कौन बंदा अपनी शादी के दिन लेट हो सकता है। ये लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में ली और निहान दोनों की ही एंट्री हो जाती है। उन्हें देख के ही अब सारे रिलीफ फील करते हैं। अब आफ्टर सम रिचुअल्स दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं एंड देन इसी के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइज़, आप लोगों को ये ड्रामा कैसे लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।